क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि किस चीज़ से हम ये कहें कि निज़ाम चल नहीं रहा? हाँ, इस पे तो एक लंबी बहस हो सकती है कि हमारी जो गवर्नेंस है या जो हमारा हम किस निज़ाम के तहत चलते हैं, कि जमहूरियत है या हाइब्रिड निज़ाम है, इस पे तो हम बहस कर सकते हैं बहुत। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि निज़ाम चल नहीं रहा है? और दूसरा मेरा सवाल जो बुनियादी था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं? मसालत एक ही यही ऑप्शन रह गया या और भी ऑप्शन हैं उनके पास? देखिए, एक तो जो निज़ाम की मैंने बात की ना, ये बार-बार हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि जी चीज़ों को अब ख़त्म किया जाए। सोहेल बड़ाई साहब के कॉलम का खुलासा मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें वही है ना जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग सहाफ़ियों के साथ शेयर करते हैं कि जी इमरान खान साहब चुप कर जाएँ, कुछ अरसा बात ना करें। और जो निज़ाम होता है, देखिए निज़ाम ये नहीं है कि कोई डे टू डे गवर्नेंस नहीं चल रही, कोई डीसी पोस्ट नहीं हो रहा, एसी पोस्ट नहीं हो रहा। वो जो अवामी ताईद होती है, वो जो एक अवामी सपोर्ट होती है, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। और उसका इदराक मेरे ख्याल में खुद हुक्मरानों को भी है। जहाँ तक ये ताल्लुक है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, मुझे ये लगता है कि इस वक़्त उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर कोई ये समझता है कि अचानक अगर कोई वो माफ़ी माँगेंगे तो उनके लिए अगले माफ़ी देने के लिए तैयार हैं और सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएँगी, वो भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मुझे इस तरह भी नहीं लगता कि कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मामलात को बेहतर किया जाए और इमरान खान साहब की वापसी के लिए रास्ता हमवार किया जाए, वो भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के पास फिलहाल यही है कि जो स्टेटस को है, उसमें वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। अब तक वो जिस तरह ऑब्वियसली बैटर्ड भी हैं, ब्रूस्ड भी हैं, लेकिन वो अपने आप को पॉलिटिकली उन्होंने रिलेटिव रखा हुआ है, वो इस तरह रखा हुआ है कि अवामी सपोर्ट उनकी कम नहीं हुई है। जी, क्लासा साहब आपकी इस पर क्या राय है? आपको लग रहा है इमरान खान के जो बयानात जेल से आ रहे होते हैं या जो भी पीटीआई इस वक्त एक्टिविटी कर रही है, उससे हुकूमत को कोई परेशानी है? क्या निज़ाम उनका नहीं चल पा रहा है? और दूसरा, क्या ऑप्शंस रह गए हैं इमरान खान के पास? जो ये अभी सोहेल बड़ाई साहब के कॉलम का हवाला दे रहे थे काज़मी साहब, क्या यही एक ऑप्शन है कि सियासी मसाइल हल कर ली जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है इस पे। 2-3 चीज़ें, हुकूमत मेरा ख्याल है दबाव में थी नवंबर तक, बल्कि 26 नवंबर तक। वो टाइम था खान साहब के लिए कि वो उस दबाव को इस्तेमाल करके कोई बेहतर डील ले सकते थे। सारे लोग चाहते थे, आप, हम, इवन दुनिया भी शायद चाहती थी कि इस मसले को हल किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट भी किसी हद तक राज़ी हो गई, जिसको बाद में कहा भी सही, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, फिर खान साहब ने भी, उनका इंटरव्यू आया एक किसी उसमें मगरबी कोई उसमें जरीदे में छपा जी, मुझे ऑफर की गई थी। फिर ये कहा कि अलीमा खान साहब ने कहा तो उन्होंने कहा था 20 दिसंबर के बाद आप कंपनी गाला हम शिफ्ट कर देंगे। सो ये उस वक्त का इनके पास टाइम था खान साहब के पास कि ये करते उस वक्त ये डील कर सकते थे, ये वहां पे कोई बातचीत कर सकते थे। वो मैं समझता हूँ जो टाइम था खान साहब ने, वो टाइम उस वक्त उनके हामी तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो टाइम जाया क्या। उसके बाद देखे खान साहब जो है उनकी उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कमजोर हुई है, मजीद कमजोर से कमजोर तर होती गई है। वो कहीं पर दोबारा खड़े नहीं हो सके। वो फिर अब हुकूमत के वो पीछे थे, हुकूमत आगे थी, एस्टेब्लिशमेंट आगे थी, वो पीछे थे, कहें जी मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, फलाना करें। सो वो टाइमिंग जो थी वो खान साहब ने उसको मेरा ख्याल है मिस किया। अच्छा, फिर प्लस ये होता है कि सम टाइम आप एक लंबी बैटल में चले जाते हैं, यू गो इन टू अ लॉन्ग बैटल, तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपकी मुख्तलिफ होती है। रोजाना की बुनियादों पे आपकी लड़ाई, आपका वर्कर थक जाता है, आपकी लीडरशिप थक जाती है, आपको एक एस्टेब्लिशमेंट की या ये रियासत की, पुलिस की, इनकी 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 हरासमेंट का सामना है, इनकी इनकी आपके ऊपर अगर ज्यादतियों का, सजाओं का सामना है, तो फिर थोड़ा सा रिलीफ आपको अपनी पार्टी के लिए चाहिए होता है। आपने अपनी पार्टी बचानी होती है, खुद को भी आपने बचाना होता है, सर्वाइवल मोड में जाना होता है। दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। और पाकिस्तान में तो यही कुछ होता रहा। इमरान खान साहब को नहीं पता था कि जनाब लियाकत अली खान साहब जो है उनको फांसी लगी, आपके सामने है सर। इसके बाद सारी लियाकत अली खान साहब को ये गोली मारी गई, भुट्टो साहब को फांसी लगी, बेनजीर भुट्टो हैं वो कत्ल हुई, और फिर नवाज शरीफ साहब को जेलें हुई, बाकी सब को। खान साहब को पता था सारी चीजों को। दैट्स व्हाट द मतलब पैकेज इन क्लासा साहब, पाकिस्तानी आप एक पॉलिटिक्स। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो बात करें, आमतौर पे हम देखते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट माजी में देखा गया है कि किसी पार्टी के खिलाफ होती है तो फिर वो क्या करते हैं, जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और कोशिश करते हैं कि हालात बदले, लोग तब्दील हों और फिर वो एक सियासी मूव बनाए। तो आप समझते हैं कि इमरान खान उसका वेट नहीं कर रहे, उनकी एग्रेसिव पोस्चरिंग, उनके बयानात वगैरह जो है वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? बल्कि अगर आप और मैं उसका हवाला देंगे तो उनके हामी हमारा मजाक उड़ाएंगे। मतलब आप ये देख रहे नवाज शरीफ साहब भी तो 10 साल बाद पावर में आए, जरदारी साहब देखे उनकी 96 में हुकूमत गई थी, पीपी के दोबारा 2008 में आई। तो इसी तरह के बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि जनाब आपको थोड़ा सा ये वो T20 नहीं है। खान साहब सियासत को भी T20 की तरह खेलते हैं, बाई वे हाईवे अभी कर लें, अभी फौरन होना चाहिए, मैंने ये पेशकश की है तो शाम तक हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए अभी। मतलब इसी को देख लें कि चलो आर्मी चीफ ने बात की है, वो सीरियस है नहीं है, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको शर्त कहता हूँ, 1-2 दिनों बाद खान साहब ने अदालत में आना है, उनसे सहाफी पूछेंगे, उन्होंने फिर इससे ज्यादा सख्त बयान देना। वो ये नहीं करेंगे कि ओके फाइन, एक ऑफर है ये, मैं अपनी पार्टी के लोगों को बुलाता हूँ, 2-4 लोग आएंगे, बात करेंगे, इसको देखेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या, थोड़ा सा
टाइम बाई करते हैं। खान साहब 24 घंटे से ज्यादा खामोश रह नहीं सकते। जिस दिन खान साहब ये 24 से 25 घंटे खामोश रहेंगे तो बहुत सारे मसले इनके हल हो जाएंगे। वो फौरी तौर पर एक्ट और रिएक्ट करते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत वो पॉलिटिक्स करते हैं। कहते हैं एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। वो हर एक्शन का रिएक्शन देते जाएंगे तो पॉलिटिक्स आपको हर्ट करती है। आप खुद बंद गली में चले गए, अपने को सजाएं करवा लें, अपनी पार्टी को करवा लें, पार्टी डिस्क्वालीफाई करा लिए उन्होंने आपको। और वो ये यही चाहते हैं। मैं कल कमेंट कर रहा था जब उन्हें जनरल साहब ने ये बात की ना, तो किसी ने मुझे पूछा कि क्या करेंगे। मैं कहा सर मैं आपको एक बात बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरीके से पता है कि खान साहब को हमने कैसे मैनेज मनूवर करना है और उनसे क्या रिएक्शन लेने हैं। उन्हें पता है कि अभी उन्होंने कहा है ना कि खान साहब वो कर लें, मतलब ये माफी मांग लें। फौज को पता है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और फौज भी नहीं चाहती कि ये माफी मांगे। माफी ना मांगे, जेल में रहे, ताकि हमारे पास खान साहब माफी नहीं मांग रहे। उन्होंने भी तो अपनी कंस्टिट्यूंसी को कुछ दिखाना है कि देखे हमने माफी ली और फिर माफ कर। खान साहब ने अपनी कंस्टिट्यूंसी को दिखाने दी मैंने माफी नहीं ली। जब दो ईगोस का इतना बड़ा क्लैश हो जाएगा, दो बड़े बड़े पावरफुल, एक पॉलिटिकल एक आपके पावरफुल ये इमरान खान साहब हैं, उधर से आपके एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है, अब उसमें से रास्ता कौन निकालेगा? दोनों जो है वो चाहते हैं आप माफी मांगे, वो कहते हैं आप माफी मांगे। हालांकि एक लफ्ज सॉरी कहने से अगर मसला हल हो सकता था, एक सियासतदान को तो रास्ता निकालना चाहिए, अपनी पार्टी बचाते। खान साहब का अपना एक ब्रावडो है, लार्जर देन लाइफ, उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ है। वो अपने को सुपर पावर समझते हैं, सुपर मखलूक समझते हैं जो सॉरी नहीं कह सकती। अच्छा साहब, सॉरी या माफी तो शायद सियासतदान नहीं मांगते, लेकिन कोई ना कोई वो रास्ता निकालते हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये हिकमत अमली जो कि अभी बता रहे रऊफ नासिर साहब के माजी में देखा है कि सियासतदान जो है वो अपनी एग्रेसिव पोस्चरिंग बंद कर देते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि आपने सोहेल बड़ाई साहब के आज के कॉलम का हवाला दिया, उसमें यह भी कहा गया है ना कि पीटीआई में तो ये देखा गया है कि इमरान खान साहब जब किसी चीज़ पर अपनी पोजीशन बदलते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको सियासी नुकसान होता है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनकी बात को मान के आगे बढ़ते हैं। और इसकी एक मिसाल तो ये जो साइफर वाला था जिसपे अमेरिका के हवाले से कहा गया कि अमेरिका जो है वह हमारी हुकूमत गिराना चाहता था, उसने इंटरवीन किया, लेकिन बाद में जब मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका से मदद भी मांगी गई, तो फॉलोअर्स ने उनके दोनों स्टांस को कबूल किया। तो आपके ख्याल में क्या ये बेहतर हिकमत अमली होगी या जो इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं वही दुरुस्त है? देखें, सियासतदान कोई लड़के तो चीज नहीं जीत सकता। ऑब्वियसली उसको सियासत करनी पड़ती है, कुछ चीजों के अंदर आपको कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो थीसिस है ना कि सपोर्टर को कुछ भी वो बेचेंगे तो सपोर्टर मान लेगा, ये वो सोच है जिसकी वजह से आज नून लीग का जो नवाज शरीफ साहब का लाहौर वाला हल्का है वो भी मशकूक हो चुका है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जमात थी आज चंद अजला की जमात बन के रह गई है। और वो सियासत के पीएचडी जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, क्या आज वो इस पोजीशन में है कि लाहौर के किसी भी हल्के में वो चंद हजार वोट भी ले सकें, या पेशावर के किसी हल्के में जहां से हर जगह से पीपल्स पार्टी जीतती थी? तो मेरे ख्याल में ये लोगों के जो कलेक्टिव विजडम की हम तौहीन करते हैं ना, ये तासुर दे के कि जी कुछ भी कहेंगे तो अवाम मान लेगी। अगर अवाम ने कुछ भी मानना होता तो उसी तरह निजाम चलता रहता, और इसी तरह लोग जो है वो खाली पाँव, नंगे पाँव, भूखे पेट पराडों के आगे जियो भुट्टो के नारे लगाते रहते, शेर शेर कहते रहते, इमरान खान के हक में नारे लगाते रहते। ऐसी बात नहीं है। एक कलेक्टिव विजडम है आवाम का, जिस चीज को वो सही समझते हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। बाकी ये जो माफी वाली बहस है, बड़ाई साहब ने भी लिखा, और ये काफी 1.5-2 साल से ये बहस चल रही है। इस बहस से एक चीज तो शहजाद साहब बिल्कुल वाजे हो गई है ना, ये जो सब कुछ है आप इसको आईनी और कानूनी पैराए में नहीं देख सकते। ये एक पॉलिटिक्स है, ये एक ऐसा मसला है कि अगर आप इसमें माफी तलाफी कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। ये कोई कानूनी मसला नहीं है कि बुशरा बीबी और इमरान खान जेल के अंदर हैं, क्योंकि कानूनी बड़े मसाइल हैं। कोई भी बड़ा कानूनदान, कोई भी बड़ा सियासतदान, कोई भी बड़ा सहाफी ये नहीं कहता। हर कोई ये कहता है कि अगर आप चीजों को मैनेज करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सो इट मीन्स इट्स ऑल पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का फिर जो नतीजा है वो पॉलिटिक्स के जरिए ही निकलता है। तो मेरे ख्याल में खान साहब को भी पॉलिटिक्स फिर करनी पड़ेगी। सही। एक और अहम इशू जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो है शहजाद थोड़ा सा मुझे अलाउ करें। बड़ी अच्छी बातें की हैं मेरे छोटे भाई अतर ने कि आवाम को सारी चीजें सेल नहीं की जा सकती। आई पार्शली एग्री विद हिम, लेकिन इन्हीं इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार भी सेल किया, 12 करोड़ के सूबे को सेल हुआ और 3.5 साल रहा वो, और बड़ा प्रेशर था। खान ने कहा नहीं हटाऊंगा और नहीं हटाया। वसीम अकरम प्लस कहा उन्होंने वहां पे महमूद खान को भी सेल किया, या पश्तून हमारे भाइयों के महमूद खान साहब जिनका हैप्पी आवर जो है दिन में शुरू हो जाता था, 2 लोग उनको पकड़ के चल रहे होते थे, हमने देखा हुआ है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी सेल कर दिया सर अवाम को, अवाम ने बड़ी खुश है उनको रखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने परवेज इलाही साहब को सेल कर दिया था, अपने वर्कर को, फॉलोअर को, जिनको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। सो खान साहब जिस चीज को सेल करना चाहे, जिस चीज को अपने लिए बेहतर समझे, जाती तौर पर ठीक समझे या सियासी तौर पर, वो तो सेल करते रहे हैं और लोग उनको बाई करते रहे। क्या फर्क पड़ा खान साहब को
कि परवेज अली साहब को पंजाब का डाकू बनाने से उनको जो उनको कहते थे, क्या अगर डिड इट मेक एनी डिफरेंस? नहीं हुआ फर्क। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम के शऊर का मसला नहीं, ये इमरान खान की क्वालिटी है कि कुछ भी सेल कर लेते हैं वो। जनाब अली, मैं आपको 4 मिसालें दे रहा हूँ, 10 और भी दे सकता हूं। परवेज लाई वाली मिसाल में से आपकी जो है वो बहुत ज्यादा जो है लॉजिकल है, क्योंकि कहा था कि हाँ सबसे बड़ा डाकू है, बाद में अलायंस बना उनके साथ, चीफ मिनिस्टर भी बने वो पंजाब के। सही है। अच्छा, मैं आगे एक और मामले पर बात करना चाहता हूँ, क्विकली दोनों इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की बात हो रही है। वफाक बड़े ऑब्वियस एक स्टांस लिए हुए है कि वफाक के पास पैसे नहीं बचते तो या तो सूबों का शेयर कम करे या सूबे जिम्मेदारी ज्यादा उठाएं, जबकि बिलावल भुट्टो साहब समझते हैं कि एनएफसी में सूबों को मजीद शेयर मिलना चाहिए क्योंकि 18वीं तरमीम में उनके पास जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं। क्लासरा साहब, क्या हुकूमत इतनी मजबूत पोजीशन में है कि एनएफसी अवार्ड में 27वीं तरमीम में इस किस्म की कोई तब्दीली करे? सर, ये जब 2010 में ये तरमीम की गई थी, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी शामिल थी, उस वक्त की एक डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, इन सब ने मिलकर की थी, और भी बहुत सारी चीजें जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, उनकी मर्जी कुछ चंद चीजें हुई, इन्होंने कर ली। इनकी पुरानी डिमांड थी कि सारा पैसा जनरेट करते हैं सूबे करते हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात की जो इन्होंने आके उसमें दी थी 18वीं तरमीम वटेवर में 2010 में दी थी। इनको कुछ अर्से बाद एहसास हुआ कि भाई साहब, ये इस मुल्क पे जो भी कर्जे आते हैं, लोन आता है तकरीबन 140 अरब डॉलर के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इतना पहुंच चुका है, ये भी वापसी करनी है, सूद देना है वापस, इसका 8,000 अरब इस साल हमने सूद देना है इसका, ये कर्जों का, ये भी फेडरल हुकूमत देगी। पीएसडीपी भी रखा हुआ है आपने 1,000 अरब का, जो कि सूबों में प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो भी हमने देने हैं। फौज का यहाँ पे कोई 2,500 अरब के करीब जो बजट है वो भी हमने देना है। फिर फेडरल मुलाजमीन की हमने तनख्वाहें भी हमने देनी है। फिर इसके बाद आपके और यहाँ पे ये पार्लियामेंट, अदरवाइज देखा जाए तो आपकी फेडरल हुकूमत कितनी है सर? ये 18वीं तरमीम के बाद ये तो 24 किलोमीटर का एक शहर है जिसपे इनकी फेडरल हुकूमत है। तो इनके पास यहाँ पे जनरेट करने के लिए क्या वसाइल हैं? ये कहाँ से पैसा सूबों के पास बहुत सारे हैं वसाइल हैं, जनरेट कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। रॉयल्टीज हैं, उनको टैक्सेस हैं, पोर्ट है, पहाड़ है, मिनरल्स हैं, बला बला, बिजली वगैरह सारा कुछ है। तो फेडरल इस्लामाबाद में क्या ऐसी चीज है जिसको बेच के ये यहाँ के आपके 20 लाख की आबादी, 25 लाख की आबादी पे ये कितना टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? सो जब आपने सारे काम करने हैं, पीएसडीपी भी आपका है, फौज भी आपने देना है, फिर उसके मुलाजमीन आपको है, उनकी तनख्वाहें भी देनी है, फिर डेवलपमेंट बजट भी करने हैं, फिर आपने पेंशन देख लें, आपकी पेंशन का बजट जो है वो अलहदा है, इतने सारे महकमे आपने बनाए हुए हैं। तो जब सारे महकमे सूबों के पास है, फिर बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 700 अरब आप वो भी दे रहे हैं, तो मेरी एक तजवीज है, इससे सारे ठीक हो जाएंगे। आप जब यहाँ पे एक 24 किलोमीटर का शहर है, मुल्क है, वटेवर जो भी है, यहाँ पे आप जनाब बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को ट्रांसफर करें, वो जो अमाउंट जिसको जितनी पहले जा रही है उनको दे दें। नंबर 1, पीएसडीपी जो है सूबों में शुरू होना है ना, वहीं पे बननी है ना सड़कें, आपके पुल बनने हैं या आपके मोटरवे बनने हैं, ट्रेनें चलनी है, जो भी है, ये पीएसडीपी उनको दें, उनका अपना एनुअल डेवलपमेंट बजट वो भी करते हैं। एनएफसी आप उनको पहले पैसे दे रहे हैं जो 3-4 हजार अरब है, तो ये सारे पैसे आप उनको ट्रांसफर करें। आप यहाँ से बैठ के आप क्यों चलाना चाहते हैं कि हम सारे काम हम करेंगे? आपके पास पैसे नहीं, आप डिफेंस रखें अपने पास, मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं डिफेंस रखना चाहिए। जो फेडरल इदारे हैं उनको रखना चाहिए। बस वक्त कम रह जाएगा, आप कह रहे हैं कि बाकी जिम्मेदारी उनको दे दें, सूबों को दे दें, उनको दें। ऑलरेडी 18वीं तरमीम के तहत सारे मराकज़। सही है। अतर कोई ऐसे फीलर्स तो छोड़े जा रहे हैं, हुकूमत अब तक कमिट नहीं कर रही है कि 27वीं तरमीम में एनएफसी में हम कोई तब्दीली करने जा रहे हैं, लेकिन फीलर्स और बयानात कहीं ना कहीं आ रहे हैं, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, इस तरह की बातें तो हो रही हैं। देखिए, जब सूबों के पास पैसा चला जाता है, एक बड़ी एक जो शिकायत वो ये भी है कि वफाक से सूबे में तो पैसा आ गया, फिर वो पेशावर में फंस जाता है, कोयटा में फंस जाता है, कराची में, लाहौर में, नीचे ज़िलाई लेवल पे नहीं जाता, जो आपकी बुनियादी हुकूमतें हैं या बल्दियाती हुकूमतें हैं। तो एक डिमांड ये भी है, और इस चीज़ के ऊपर भी गौर हो रहा है कि ये फिर पैसा आगे से ट्रिकल डाउन भी हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से 18वीं तरमीम की गई और उसमें जैसे पैसे का शेयर रखा गया, उसको नजरसानी करने की जरूरत है। अब देखते हैं कि ये हुक्मरान करते हैं या नहीं करते।